देखो, आज संडे को जो क्लास ली थी है ना, उसके बारे में 15 दिसंबर 2024 को उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ताकि जो लोग नहीं आ पाए थे क्लास में वो भी कर लें। पहले तो इस चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट बिफोर यू रीड। ऑन द फेस ऑफ इट, देखो ये एक प्ले है। इस प्ले में दो लोगों की बातें हो रही हैं। एक तो लड़का है जो 13 से 14 साल का है, जिसका नाम है डैरी। क्या नाम है? डैरी। और दूसरे हैं मिस्टर लेम, जो कि 60-65 साल के व्यक्ति हैं। ठीक है, अब होता क्या है, कुछ है, कहानी कुछ ऐसे है कि जो डैरी है ना, उसके एक साइड पर बचपन में तेजाब गिर जाता है चेहरे पर, जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है, दाग लग जाता है। अब डैरी इससे क्या हो गया है, विड्रॉन और डिफेंड हो गया है। मतलब विड्रॉन का मतलब होता है निराश, परेशान, और हताश हो जाना। डिफेंड मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा, उद्दंड सा हो गया है। अब क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि जो भी उसे देखता है, हर कोई उसके चेहरे को देखकर पहले सीधा चेहरा नोटिस करता है। अब पूछने लग जाता है, अरे राम, बुरा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग घृणा करते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि डैरी लोगों से दूर रहने लगा। वो दूर ही रहता था, उसे लगता था कि लोग उससे डरते हैं, तो अकेले ही रहता था, किसी से बात नहीं करता था। अब उसके माँ बाप को एक दिन क्या हुआ कि वो आया, उसके माँ बाप आपस में बात कर रहे थे कि हमारे बाद इसका क्या होगा, अभी तो हम हैं, मान लो कल हम नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा, कैसे ज़िंदगी कटेगी। ये सारी बातें उसके माँ बाप कर रहे थे। ये बातें किसने? डैरी ने सुन ली। ठीक है, अब जब डैरी ने ये बातें सुन ली तो क्या होता है कि डैरी फिर बहुत दुखी हो जाता है। दुखी हो जाता है तो परेशान होके कहाँ जाता है, भागता है कि कहीं सुनसान जगह देखता है। तो उधर जहाँ वो जाता है, गली में उसे एक मकान दिखता है, उसके चारों तरफ एक गार्डन था। उसे लगता है वहाँ कोई रहता नहीं है, सुनसान है। तो वो बाउंड्री वॉल कूद के उसमें जाता है अंदर। जैसे ही वो नीचे कूदता है तो उधर से उसे लगता था वहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन वहाँ से एक आवाज़ आती है कि ए भाई, आराम से आना, नीचे एप्पल पड़े हुए हैं, कुचल जाएंगे। मतलब वो सेब का बगीचा था, क्रैब एप्पल्स का। ठीक है जी, क्रैब एप्पल्स। अब ये किसका घर था, कौन था? वो थे मिस्टर लैम। मिस्टर लैम पहले फौज में थे। उनका एक पैर जो है वो, ये लिखा है ना, बिलोन ऑफ। बिलोन ऑफ का मतलब होता है कट गया था। ठीक है, उड़ गया था। तो उसके उनका टिन का लेग था। बिल्कुल अकेले रहते थे। उनका बहुत बड़ा घर था। घर में वो पर्दे नहीं लगाते थे खिड़कियों पे, कहते थे मेरे पास छुपाने के लिए क्या है। ठीक है, क्रैब एप्पल उगाते थे, जिससे जेली बनाते थे। हनी बीज के हाइव भी थे, जिससे क्या होता था, जिससे वो जो हनी निकलती थी उससे वो ट्रॉफीज़ बनाते थे। कोई भी वहाँ चला जाए, सबके लिए उनके दरवाजे खुले थे, और बहुत ही मैच्योर व्यक्ति थे। अगर कोई उनसे लैमी लैम, लंगड़ा कह देता था तो भी वो उस बात का बुरा नहीं मानते थे। वो कहते थे क्यों भाई, मैं लंगड़ा हूँ तो लंगड़े को तो लंगड़े ही बोलेगा आदमी। इस तरीके से वो अपने अपनी विकलांगता को बहुत अच्छे से डील कर रहे थे। एक्चुअल में मैं यहाँ ये भी बता दूं कि एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा प्ले है वो फिजिकल इम्पेयरमेंट को है लेकर है, मतलब विकलांगता को लेकर के। जो विकलांग लोग होते हैं उनको उतना दुख अपनी विकलांगता का नहीं है, बल्कि दुख है कि लोग उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। कोई उन पर दया, झूठी दया दिखाता है, कोई बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखाता है, कोई डर जाता है। तो वो चाहते हैं कि भैया उनके साथ ना तुम बिल्कुल वैसा व्यवहार करो जैसा नॉर्मल लोगों के साथ करते हो। खैर, तो अब जब लैम डैरी कहता है कि अरे मैंने देखा नहीं, मुझे लगा यहाँ कोई रहता नहीं है, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं घर से बाहर हूँ, तो इसकी मतलब है तो कोई नहीं रहता। इसका मतलब वो बिल्कुल अकेले रहते थे। खैर, जब डैरी से वो बात करते हैं तो एक बार भी वो डैरी के चेहरे को नोटिस नहीं करते कि कुछ अलग है। अब तक डैरी जिससे मिलता था तो लोग यही देखते थे कि वो अलग है, उसके चेहरे को अलग तरीके से देखते थे, अलग बातें करते थे, सबसे पहले चेहरे ही नोटिस करते थे। लेकिन मिस्टर लैम ने बिल्कुल नॉर्मली बात करी, ऐसा नोटिस ही नहीं किया कि उसका चेहरा कुछ अलग भी है। तो फिर क्या होता है, डैरी उनसे पूछता है कि आपने मेरा चेहरा नहीं देखा? तो वो कहते हैं कि अरे भाई, सब चेहरा तो सबका अलग होता है, जैसे तुम्हारा है, मेरा है, इसमें क्या नई बात है। खैर, फिर वो उन्हें बताता है कि लोग उससे डरते हैं, वो लोगों से नहीं डरता है, लोग उससे भागते हैं, इसलिए वो लोगों से दूर ही रहना पसंद करता है। मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि देखो भैया, अकेले में रहना कोई सल्यूशन नहीं होता है। वो कहता है आज मेरे माँ बाप भी बोल रहे थे कि ये कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। तो वो कहते हैं देखो भाई, तुम भी वैसे ही जियोगे जैसे दुनिया जी रही है ना, और तुम उनसे बेहतर भी जी सकते हो अगर अपना मन बना लो। ठीक है, और रही बात कि अकेले में रहने की, तो अकेले रहने का तो ऐसा है कि मैं बताऊं, एक कहानी उससे बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बहुत डरता था कि बाहर जाने से जाऊंगा तो मर जाऊंगा। एक दिन चाय पी रहा था, बैठा, दीवार पर पेंटिंग टंगी, उसके सिर पे गिरती और वो मर जाता है। इसलिए अकेला रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सारी बातें सुन के डैरी बहुत, उसका मन हल्का हो जाता है। उसे मिस्टर लैम की बातें बहुत पसंद आती हैं, दोनों एक साथ की दोस्ती हो जाती है। फिर डैरी घर आता है, अपनी माँ से बोलता है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि
मैं कैसा दिखता हूँ, इसमें क्या दूसरे क्या क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। और इस तरीके से डैरी मिस्टर लैम की दोस्ती से क्या होता है, डैरी अपने डिप्रेशन या कहें अपने सेक्लूजन से बाहर निकल आता है। ठीक है, अब इसके 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ अ प्ले, यह एक नाटक है, फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। मतलब ये प्ले किसके बारे में है कि एक बूढ़े व्यक्ति और एक लड़के की दोस्ती बातचीत होती है, मीटिंग होती है, कहाँ, फार्मर्स गार्डन से यहाँ मतलब है उस बूढ़े व्यक्ति के गार्डन में। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय, वो ओल्ड मैन उस लड़के से दोस्ती कर लेता है। हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफेंड, इसका मतलब विड्रॉन और डिफेंड का, विड्रॉन का मतलब होता है निराश, ठीक है, निराश, और डिफेंड का मतलब होता है चिड़चिड़ा सा, थोड़ा परेशान सा, चिड़चिड़ा हो गया था डैरी। ठीक है, कोई भी हो जाएगा इतना परेशान हो गए। तो अब वॉट, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉट इज़ द बॉन्ड, बॉन्ड मीन संबंध, वो कौन सा संबंध था, यूनाइट्स द टू, जो इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, चलो तो अब पढ़ते हैं। इन द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट वी फाइंड अ डेवलपिंग अ पेकुलर एंड स्पेशल बॉन्ड। पेकुलर का मतलब होता है विशेष, ठीक है, अजीब तरीके का, स्पेशल मतलब विशेष, बॉन्ड मीन संबंध। एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम एंड अ स्मॉल बॉय नेम डैरी। ठीक है, क्या चीज़ थी वो, क्या बॉन्ड, यहाँ पे बता रहे हैं प्ले में कि एक फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है, किसके बीच में, डैरी और मिस्टर लैम के बीच में। डैरी एक छोटा सा बच्चा है और मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति हैं। तो कौन सी चीज़ उन्हें जोड़ती है, फिर से पढ़ते हैं। इन द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट वी फाइंड डेवलपिंग अ पेकुलर मीन्स अजीब, स्पेशल मीन्स विशेष, बॉन्ड मीन्स संबंध। ठीक है, किसके किसके बीच में, बॉन्ड मीन्स बिटवीन एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम एंड अ स्मॉल बॉय नेम डैरी। बिसाइड द बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के बॉन्ड के अलावा, बिटवीन देम देयर इज, ह्यूमैनिटी मतलब देयर इज अनदर सिमिलैरिटी, एक और समानता है, वो क्या है, विच वाइंड्स देम, जो उन्हें जोड़ती है, एंड दैट इज़ बोथ ऑफ देम आर हैंडीकैप, दोनों ही क्या हैं, हैंडीकैप हैं, मतलब विकलांग हैं। तो इसलिए भी वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, हु इज़ मिस्टर लैम, हाउ डज डैरी गेट इन टू हिज गार्डन। मिस्टर लैम कौन है और डैरी उनके गार्डन में कैसे जाता है। तो देखो, लैम इज़ एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, हु लिव्स ऑल अलोन, जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, इन हिज हाउस, अपने घर में, विच हैज़ अ बिग गार्डन, जिसका एक बड़ा गार्डन भी है। ठीक है, ही ग्रोस क्रेव एप्पल्स, वो क्रेव एप्पल उगाते हैं। ठीक है, क्रेव एप्पल से मतलब है एक अलग प्रकार की प्रजाति का एक सेब होता है जिससे जेली बनाई जाती है, शायद पर्पल कलर का होता है। एंड मिक्स जेली फ्रॉम देम, और उनसे जेली बनाते हैं। ही ऑल्सो हैव बी हाइव, बी हाइव मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते, इसके बर्ड्स मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं। एंड मिक्स टॉफ़ी विथ हनी, और हनी से टॉफ़ी बनाते हैं। ही इज़ लेम, लेम का मतलब होता है लंगड़ा, वो लंगड़े हैं, बिकॉज वन ऑफ हिज लेग इज़ बिलोन ऑफ, बिलोन ऑफ का मतलब होता है उड़ गया था, टूट गया था, इन वॉर, वॉर मीन्स लड़ाई में। सो ही हैज़ गॉट अ टिन लेग, इसलिए उनका काय का लेग है, टिन का। डैरी गेट्स इनटू लैम्स गार्डन बाय क्लाइंबिंग डाउन द बॉल, बॉल कूद के डैरी पहुंच जाता है। तो अब इसका टोटल मतलब क्या है, मिस्टर लैम जो हैं वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनका घर है और एक बड़ा गार्डन है जिसमें वो क्रेव एप्पल उगाते हैं, हनी हाइव्स हैं, ठीक है, हनी बी के हाइव्स हैं, बी हाइव्स हैं, जिसमें वो शहद उगाते हैं, जिससे वो टॉफ़ी बनाते हैं, सेब से जेली बनाते हैं। ये लंगड़े हैं क्योंकि एक पैर उनका युद्ध में टूट गया था, अब उनका टिन का लेग है, और डैरी उनके गार्डन में जाता है दीवार कूद के। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज इन डैरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लेम, मतलब ये जो बातचीत हुई उनकी बीच में, क्या उससे डैरी का एटीट्यूड मिस्टर लेम को लेके बदल जाएगा। मिस्टर लेम को लेके बिल्कुल बदलेगा, देखो देखते हैं। वैन डैरी टेल्स मिस्टर लैम, जब डैरी मिस्टर लैम को बताता है, ही हियर्स हिज पेरेंट्स टॉक, टॉक में आईएनजी जोड़ देना, ठीक है, मैंने क्लास में भी करवाया था, टॉकिंग अबाउट हिम, कि उसने, वो कहता है कि जब मैंने अपने माँ बाप को मेरे बारे में बात करते सुना, दैट वॉट विल ही विल एवर डू, कि वो आगे क्या करेगा, वॉट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, उसका क्या होगा। ठीक है, वैन दे हैव गॉन मतलब माँ बाप बात कर रहे थे कि जब हम नहीं रहेंगे दुनिया में तो इसका क्या होगा। हाउ ही विल गेट ऑन, यहाँ गेट ऑन से मतलब है जीना या रहना, वो कैसे जिएगा ऑन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। विद दैट, यहाँ दैट से मतलब वो निशान है जो तेजाब का उसके चेहरे पे था, ऑन हिज फेस। देन मिस्टर लेम एनकरेजेस डैरी, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है, मिस्टर लेम क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं डैरी को, बाय सेइंग, यह कहकर, दैट ही विल गेट ऑन द वे ही वांट्स, वो वैसे ही जिएगा जैसे वो जीना चाहता है, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे बाकी जीते हैं। इफ़ ही सेट्स हिज माइंड टू इट, अगर उसने अपना मन बना लिया, ही कुड गेट ऑन इवन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो वो दूसरों से भी बेहतर जी सकता है। दस डैरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लेम
चेंज, मतलब जब वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स आज बात कर रहे थे कि ये क्या होगा, इसका कैसे जिएगा, इस चेहरे पे निशान को लेके, तो वो मिस्टर लैम उसे प्रोत्साहित करते हैं कि भैया तुम भी वैसे ही जियोगे जैसे तुम जीना चाहते हो, जैसे बाकी जीते हैं, और अगर तुम अपना मन बना लो तो उनसे बेहतर भी जी सकते हो। ठीक है, इस तरीके से डैरी का एटीट्यूड मिस्टर लैम की तरफ बदल जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात उससे करते हैं। अब देखो, व्हाट इज़ दैट ड्रॉ मतलब ले जाना या खींचना, ले जाना, क्या चीज़ है जो ले जाती है या खींचती है डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लेम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, खुद के अलावा और क्या चीज़ है जो डैरी को मिस्टर लेम की तरफ ले जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो बताते हैं, इसको देखते हैं। देखो आंसर, डैरी वॉज ड्रॉन टुवर्ड्स मिस्टर लेम, डैरी उनकी तरफ खिंचता है मिस्टर लेम की तरफ, बिकॉज ही ट्रीटेड हिम काइंडली, काइंडली मतलब बहुत ही अच्छे से, दया के साथ। वो वॉज ओपन माइंडेड, मतलब वो खुले विचारों के व्यक्ति थे, ओपन माइंडेड थे। जेनरसिटी ऑफ हार्ट, जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, हृदय के उदार व्यक्ति थे, उदारता थी उनके अंदर। ही डिड नॉट ट्रीट डैरी एज अदर वर ट्रीटिंग, डैरी के साथ उन्होंने वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा दूसरे करते थे। शो डैरी वॉज ड्रॉन टू बस मिस्टर लेम, इसलिए वो उनकी तरफ गया। लेम, आगे देखो, फॉर हिज सिंपैथेटिक एटीट्यूड, उनके सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव, सिंपैथेटिक का मतलब सहानुभूतिपूर्ण। हिज प्रैक्टिकल विजडम का व्यवहारिक ज्ञान। एंड फॉर हिज जनरसिटी एंड काइंड हार्टेडनेस, उनकी उदारता और उनकी दया, मतलब डैरी को उन्होंने वैसा ट्रीट नहीं किया जैसे दूसरे करते थे, उन्होंने काइंडली ट्रीट किया, ओपन माइंडेड व्यक्ति थे, खुले विचारों के व्यक्ति थे। ठीक है, इसके अलावा हृदय के उदार व्यक्ति थे, सिंपैथेटिक एटीट्यूड था, प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात करते थे, जेनरोसिटी थी, उदारता थी, काइंड हार्टेडनेस और दया थी, इससे डैरी उनकी तरफ आकर्षित हुआ। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले के कौन से हिस्से में डज मिस्टर लैम डिस्प्ले, मिस्टर लैम बताते हैं साइन ऑफ लोनलीनेस, लोनलीनेस का मतलब था अकेलापन, अकेलापन, एंड डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा। कौन से, इतने समझदार होने के बाद भी मिस्टर लैम भी अकेलापन और निराशा फील करते हैं, तो प्ले के कौन से हिस्से में हमें पता चलता है इस बात का। एंड व्हाट आर द वेज, और वो कौन से तरीके हैं, वेज इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स, जिससे वो इन फीलिंग्स से ओवरकम करते हैं। देखो आंसर, मतलब मिस्टर लेम को भी अकेलापन काटता है ना, और कौन से, कैसे वो इसको ओवरकम करते हैं। देखो, डैरी जब उनसे कहते हैं, वो डैरी से कहते हैं कि वो खाली है, वो खाली है मतलब उनका घर एम्प्टी है, क्योंकि वो गार्डन में है, जब तक वो गार्डन से अंदर नहीं जाएंगे तब तक वो खाली ही रहेगा, इससे पता चलता है कि वो अकेलेपन की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, जब डैरी उनसे कहता है कि मैं वापस आऊँगा, तो वो मन में अपने आप से ही बात करते हुए कहते हैं कि कोई नहीं आता है, कोई कभी नहीं आता है, कहते सब हैं आता कोई नहीं है, इससे पता चलता है कि वो भी अकेलेपन का शिकार है। लेकिन वो किताबें पढ़ के, गार्डन में बैठ के, मधुमक्खियों का गीत सुन के, और उनके बहुत सारे दोस्त हैं आते जाते रहते हैं, इससे अपने अकेलापन दूर करते हैं। देखो, मिस्टर लैम टेल्स डैरी, मिस्टर लैम डैरी को बताते हैं, टेल्स डैरी दैट इट इज़ एम्प्टी, ये खाली है, एम्प्टी मतलब खाली, एज ही इज़ आउट देयर इन द गार्डन, क्योंकि वो गार्डन में है। ही सेज दैट इट इज़ एम्प्टी अनटिल ही गोज़ बैक इनसाइड, और ये तब तक खाली रहेगा जब तक कि वो अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, ही गोज़ इनसाइड, इट डिस्प्लेज द साइन ऑफ लोनलीनेस, ये बताता है अकेलेपन के, ये अकेलेपन का एक संकेत है। मिस्टर लैम ऑल्सो सीम्स टू बी डिसअपॉइंटेड, वो निराश हैं। व्हेन ही सेज टू हिमसेल्फ, जब वो खुद से ही मन में ही बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, दैट पीपल से दे विल कम बैक, लोग कहते हैं वो आएंगे बट दे डोंट, बट वो आते नहीं हैं। दे नेवर कम बैक, वो कभी नहीं आते। ही वॉज थिंकिंग सो, वो ऐसा सोचते हैं। व्हेन डैरी सेड, जब डैरी कहता है ही वुड कम बैक, कि वो वापस आएगा, आगे देखो कि वो वापस आएगा, तो वो अपने आप से कहते हैं यार कहते तो सब आता कोई नहीं है। टू ओवरकम हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए मिस्टर लैम रीड्स बुक्स, किताबें पढ़ते हैं। सिट्स इन द गार्डन, गार्डन में बैठते हैं। एंड लिसन टू द म्यूजिक ऑफ बीस, और मधुमक्खियों के गाने सुनते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, मोर ओवर का मतलब इसके अलावा, ही हैज़ लॉट ऑफ फ्रेंड हु आर फ्री टू विजिट हिम, उनके बहुत सारे दोस्त हैं जो कभी भी उनसे मिलने आते रहते हैं या आ सकते हैं। ठीक है, अगला देखो 6 क्वेश्चन। हाँ, 6 क्वेश्चन, द एक्चुअल पेन, पेन मतलब होता है कष्ट, जो वास्तव में जो कष्ट होता है। एंड इनकन्वीनियंस, इसका मतलब होता है असुविधा, और जो असुविधा होती है, असुविधा होती है कॉज बाय द फिजिकल इम्पेयरमेंट, मतलब विकलांगता के कारण, फिजिकल इम्पेयरमेंट मतलब विकलांगता, विकलांगता के कारण जो वास्तव में दर्द होता है, इज ऑफन मच लेस, वो बहुत कम होता है किसकी तुलना में, देन द सेंस ऑफ एलिनिएशन, एलिनिएशन मतलब अलग थलग पड़ना, अकेला हो जाना, अकेलेपन की जो भावना है, फेल्ट बाय द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो महसूस करते हैं विकलांग व्यक्ति।
पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब विकलांग व्यक्ति। वॉट इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द पर्सन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, कौन से तरीके का व्यवहार वो दूसरों से चाहते हैं कि भैया दूसरे उनके साथ कैसा व्यवहार करें। देखो, डैरी इज़ अ बॉय हु अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से हैड बर्न वन साइड ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे एक तरफ का चेहरा जल जाता है। व्हेन द एसिड फेल डाउन ऑन इट, जब उसके चेहरे पर एसिड गिर जाता है। द एग्नॉय का यहाँ मतलब है पीड़ा। द एग्नॉय ऑफ डैरी इज एक्सप्रेस, उसकी पीड़ा पता चलती है। व्हेन ही सेज दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल, अफ्रेड मतलब डरना, कि वो लोगों से नहीं डरता, बट पीपल अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते हैं। वो कहता है मैं नहीं डरता लोगों से, लोग मुझसे डरते हैं। दैट इज़ वाई ही डज़ नॉट लाइक बीइंग विद पीपल, इसलिए वो लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर मिस्टर लेम वन लेग वॉज बिलोन ऑफ, एक पैर टूट गया था इन वॉर, एंड ही हैज़ 10 लेग, उनका 10 का लेग है। बट बीइंग एन ओल्ड एंड मैच्योर मैन, चूँकि वो बहुत बूढ़े और बहुत ही मैच्योर मतलब समझदार व्यक्ति हैं, ही नोज़ बेटर, वो अच्छे से जानते हैं हाउ टू कोप विद दिस हैंडीकैप, के इस विकलांगता का सामना कैसे करें। ठीक है, तो वो तो सामना कर लेते हैं, लेकिन डैरी दुखी होता है। आगे देखो, आई थिंक सच पीपल, मुझे लगता है ऐसे लोग डू नॉट एक्सपेक्ट एग्जैगरेटेड सिंपैथेटिक बिहेवियर, एग्जैगरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक बिहेवियर नहीं चाहिए। नॉट सरकास्टिक कमेंट, ना ही ये चाहते कि तुम उनका मजाक उड़ाओ, सरकास्टिक कमेंट मतलब मजाक उड़ाना। और कमेंट शोइंग फेक पिटी मतलब झूठी दया, ना ही वो ये चाहते हैं कि आप उनको झूठी दया दिखाओ। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें नॉर्मल ट्रीट करो। दे जस्ट एक्सपेक्ट नॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम द पीपल, दे डोंट वॉन्ट दैट ऑल द टाइम दे शुड बी मेड कॉन्शियस ऑफ देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट, वो नहीं चाहते कि हमेशा 24 घंटे तुम उनको ये याद दिलाते रहो कि वो विकलांग हैं, बस वो नॉर्मल बिहेवियर चाहते हैं आपसे। लास्ट देखो, विल डैरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब है एकांत या अकेलापन, क्या वो फिर से अपने अकेलेपन में चला जाएगा। और विल मिस्टर लेम्स ब्रीफ एसोसिएशन, एसोसिएशन से यहाँ मतलब है संबंध, या फिर जो थोड़ा सी बातचीत हुई, जो संबंध बना किससे, मिस्टर लेम से, इफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन फ्यूचर, जो उसकी भविष्य की ज़िंदगी को बदलेगा। ठीक है, चलो तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या कह रहा है। आंसर कह रहा है आई थिंक ड्यू टू हिज ब्रीफ एसोसिएशन विद मिस्टर लेम से जो उसका संबंध है, लेम डैरी वुड नॉट गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन, वो अपने एकांत में नहीं जाएगा। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ विल चेंज, उसकी सोच ज़िंदगी के लिए बदल जाएगी। ही इज़ मोर लाइकली टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, अब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। इट इज़ एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है पता चलना, इस बात का पता चलता है। वैन डैरी टेल्स हिज मदर, वो अपनी माँ से कहता है दैट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ हिज फेस, कि वो कहता है आप मुझे मेरे फेस से कोई मतलब नहीं है कि कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता। एंड वॉट ही लुक्स लाइक, और वो कैसा दिखता है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही सेज दैट ही डज़ नॉट केयर अबाउट दैट, और उसको इसकी परवाह नहीं है। एंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है, उसका चेहरा कैसा है। डैरी सेज दैट इट इज़ वॉट ही थिंक्स, इम्पोर्टेंट है कि वो क्या सोचता है, फील महसूस करता है, वो मतलब खुद डैरी। एंड वॉट ही वॉन्ट्स टू सी, वो क्या देखना चाहता है, फाइंड आउट क्या पता लगाना चाहता है, हियर क्या सुनना चाहता है। कुल मिला के वो कहता है कि अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा चेहरा कैसा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी है कि भाई मैं क्या सोचता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ। ही सेज दैट ही इज़ गोइंग बैक टू मिस्टर लेम्स गार्डन, वो कहता है मिस्टर लेम के गार्डन वो दोबारा जाएगा, बिकॉज इफ़ ही डज़ नॉट गो बैक देयर ही विल नेवर गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड, तो फिर वो और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी है। अब आते हैं इस पर चैप्टर पर, किसका चैप्टर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, ये हमारा इसका लास्ट चैप्टर मान के चलो। इसमें दो लोगों की कहानी है, एक बामा और एक जेठकला सा। ठीक है, दो लेडीज़ की कहानी है उनके बचपन से। ठीक है, उन्होंने जो अलग अलग तरीके से भेदभाव पक्षपात देखा अपने बचपन में, और उसका उनके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उसका विरोध किया, आगे जाके पूरी ज़िंदगी वो उसका विरोध करती रहीं। एक कहानी इंडिया की है और एक कहानी है अमेरिका की। जो बामा ये इंडियन हैं। ठीक है, ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, मतलब छोटी जाति को बिलोंग करती थी। और जिस समय जब इनके समय में क्या होता था, छुआछूत बहुत चलता था। ठीक है, तो इन्होंने एक बार क्या देखा, जब ये स्कूल से आ रही थी तो इन्होंने क्या देखा कि एक आदमी, इनकी कास्ट का एक आदमी बेड़ई का एक पैकेट बहुत ही ऊपर से स्ट्रिंग से पकड़े हुए था। स्ट्रिंग मतलब बिल्कुल किनारे से पैकेट पकड़े हुआ था और भागता चला रहा था, और दूर करे हुए कि कहीं ऐसे जैसे ये आदमी आ रहा, इसके हाथ में वो स्ट्रिंग थी और जो लेता दूर ऐसे दूर करके दौड़ा था कहीं उसको टच ना हो जाए। तो बामा को उसका बिहेवियर बड़ा
अजीब लगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। लेकिन तो उन्हें हंसी भी आई। लेकिन जब उन्होंने अपने बड़े भाई दादा से कहा कि दादा आज मैंने देखा कि एक आदमी ऐसे ये वो बेड़े की पे वो ले लिए ऐसा दूर सा भागता जा रहा था, ऐसा क्यों पकड़े था? तो उसके दादा ने बताया कि बेटा वो अपने मालिक के लिए ले जा रहा था, वो इसलिए पकड़ा था कहीं छिप टच ना हो जाए, अगर उससे टच हो जाती वो बेड़े तो अशुद्ध हो जाती है, उसके मालिक खाते नहीं। इस बात को लेकर मामा को इतना गुस्सा आता है कि अरे ये लोग ऐसे तो फिर मंगाते ही क्यों हैं हमसे? अगर इनको ऐसा लगता है कि वो अछूत हो जाती या अशुद्ध हो जाती तो मंगाते ही क्यों हैं? तो उन्हें को उनके दादा बताते हैं कि बेटा देखो क्या है कि ऐसा ही है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे बदलना है तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और तुम पढ़ लिख के इतना बड़ा अधिकारी बन जाना, इतना बड़े बन जाओगे तो तुम इसका विरोध कर पाओगे और इस चीज़ को ख़त्म कर पाओगे। तो मामा को गुस्सा आती है, देखती हैं वो उस आदमी से, उनको लगता है अगले दिन वो फिर देखती हैं तो उनको लगता है उसकी बेड़ी छीन के खा जाओ। हालांकि वह उनके दादा की बात उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और बाद में जाके वो बहुत मेहनत करती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं और फिर एक बहुत प्रसिद्ध आगे जाके प्रसिद्धि हासिल करती हैं और इस चीज़ का विरोध भी करती हैं। एक पूरे जीवन भर उस आंदोलन को चलाती हैं जिसमें ये छुआछूत के अगेंस्ट वो काम करती हैं। अब आते हैं जेड क्लास पे। जेड क्लास जो हैं वो नेटिव अमेरिकन है। नेटिव अमेरिकन समझते हो, मतलब जितने ये जो अंग्रेज हैं ना गोरे, ये नेटिव अमेरिकन नहीं है। अमेरिकन जो हैं काले नीग्रोस होते थे, उनके कबीले होते थे। अंग्रेजों ने जाके वहाँ आधिपत्य अपना जमा लिया था। तो क्या हुआ कि उन लोगों को, जो लोग कबीलों में रहते थे, जो वहाँ के नेटिव थे, मतलब वहाँ के मूल निवासी थे जो अमेरिका के, उनको अलग अलग पकड़ पकड़ के स्कूलों में ले जाते थे, उनके बच्चों को भी, और उनको के तौर तरीके सिखाएंगे, ऐसा करेंगे। अब क्या था कि जेड क्लास आके कबीले में एक रिवाज था कि बाल नहीं काटे जाते, उन लोग बाल नहीं कटवाते थे। उनका रिवाज था कि बाल उन लोगों को, उनकी मान्यता थी कि बाल उन लोगों के काटे जाते हैं जो युद्ध में हार जाते हैं, कायर लोगों के। अब स्कूल में जब उनको रखा गया तो उनको पता चला, जुडिथ करके उनकी एक दोस्त थी, उसने बताया कि देखो ये लोग हमारे बाल काटेंगे। तो जेड क्लास आने का नहीं, मैं तो बाल नहीं कटवाऊंगी, हमारे यहाँ तो नहीं काटे जाते। अब लेकिन उसने कहा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो इन लोगों के सामने समर्पण करना पड़ेगा। लेकिन वो मानती नहीं है। फिर जब बाल काटे जाते हैं सभी बच्चों के तो इनको ढूंढा जाता है, वो भाग जाती हैं, छिप जाती हैं कमरे में, बिस्तर के नीचे छिप जाती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से पकड़ लिया जाता है। वो बहुत विरोध करती हैं, लेकिन उनके बाल काटे जाते हैं। फिर ऐसी खाली जो खाने की टेबल थी उस पर क्या होता था, 3-4 रूल थे कि पहली बात पे खड़े हो जाओ, फिर दूसरे पे बैठ जाओ, फिर चम्मच उठाओ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जिसमें वो नहीं कर, उन्हें समझ में नहीं आते हैं वो रीति रिवाज, तो वो हंसी का पात्र बन जाती हैं। लेकिन वो उस चीज़ का विरोध करती हैं। तो इससे पता चलता है कि बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हैं और उनका पूरा जीवन जो बचपन में वो देखते हैं वो पूरा जीवन बदल जाता है। मतलब जो बचपन की मेमोरीज़ हैं वो उनके पूरे जीवन को बदल के रख देती हैं और पूरे जीवन भर उनका जीवन उस चीज़ से प्रभावित रहता है। तो बामा और जेड क्लास दोनों अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग देशों से हैं, लेकिन दोनों का एक ही चीज़ था कि अन्याय के खिलाफ लड़ना, गलत के खिलाफ लड़ना, जो कि उन्होंने बचपन में महसूस किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की। अब देखो, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है द टू अकाउंट्स मतलब दो कहानियाँ दैट यू हैव रेड अब बेस्ड, जो आपने पढ़ी इस चैप्टर में, आर बेस्ड इन टू डिस्टेंट कल्चर। डिस्टेंट मतलब अलग अलग संस्कृतियों की हैं। व्हाट इज़ द कॉमनैलिटी, क्या समानता है, ऑफ द थीम, उनके थीम में मतलब उनके भाव में, फाउंड इन बोथ ऑफ देम मतलब उनके बीच में जो दो कहानियाँ हमने पढ़ी उनके बीच में समानता क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या समानता है। देखो, टू अकाउंट गिवन इन द यूनिट, जो भी दो कहानियाँ इस कहानी यूनिट में दी गई हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर बेस्ड ऑन टू डिस्टेंट कल्चर, दो अलग अलग संस्कृतियों की हैं। द डिस्क्रिमिनेशन मतलब पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन मतलब पक्षपात, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है पक्षपात। ऑपरेशन मतलब अत्याचार। ह्यूमिलिएशन शर्मिंदगी, ह्यूमिलिएशन। सफरिंग दुख। इंसल्ट बेइज्जती। दे फेस जिसका सामना उन्होंने किया एज यंग मेंबर ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मतलब एक युवा बच्चे होने के नाते, किस छोटी जाति के बच्चे होने की वजह से इन सब चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ा। काय का? पक्षपात का, ऑपरेशन अत्याचार का, ह्यूमिलिएशन शर्मिंदगी का, सफरिंग दुख का, इंसल्ट बेइज्जती का, जिन उन्होंने फेस किया। आगे देखो, छोटी जाति के होने की वजह से। जिटकला सा जो है हाईलाइट्स मीन्स बताती हैं द सेवर प्रेजुडाइज से मतलब होता है पूर्वाग्रह मतलब तुम अगर नेटिव हो तो तुम गंवार हो, या मान लिया तुम कबीलों में रहते हो, जंगली हो, तुमको हम सब बनाएंगे, ऐसा वहाँ स्कूलों में चलता था वहाँ के कबीलों के बच्चों के खिलाफ, नेटिव बच्चों के लिए। तो ये वो उसका शिकार थी पूर्वाग्रह का। प्रिवेल टू बस, देखो जो प्रेजुडाइज दैट वॉज प्रिवेल मतलब जो हावी था,
टूवर्ड्स द नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमन, वहाँ की महिलाओं के लिए और वहाँ के कल्चर के लिए। ठीक है, तो ये तो जेड क्लास का है कि पहले से ही मान लिया जाता था कि ये लोग गंवार हैं। आगे देखो, जो बामा है वो हाईलाइट में बताती हैं ह्यूमिलिएशन में शर्मिंदगी, फेस्ड बाय द अनटचेबल। अनटचेबल मतलब कुछ जातियों को अछूत मानते थे पहले। ठीक है, जो अनटचेबल को बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी, क्योंकि लोग कहते हैं छू लिया तो मैं छू जाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। हु वर नेवर गिवन एनी ऑनर, इनको कभी सम्मान नहीं मिलता था, डिग्निटी नहीं मिलती थी, रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। दे वर बॉर्न, ये बॉर्न दिख रहा है, ये बॉर्न है, BORN, ठीक है, बॉर्न इन लोअर क्लासेस, क्योंकि वो लोअर क्लासेस में जन्मे थे। दे वर मेड टू लिव अपार्ट, उन्हें अलग थलग रहना पड़ता था। रेन अरेन, बेगार करनी पड़ती थी। रेन अरेन समझते हैं, बिना पैसे के काम, बेगार करते थे। वो मीन्स झुकना, झुकते थे किसके सामने, अपने मालिकों के सामने, मास्टर्स। ठीक है, दे वर स्क्रप्सली अवॉइडेड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, छू नहीं सकते थे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते थे विद द पीपल ऑफ हायर क्लास, ऊंची जाति के लोगों को। और द थिंग्स यूज बाय देम, उन चीज़ों को भी नहीं छू सकते थे जो वो लोग यूज़ करते थे। द सेंस ऑफ रेबेलियन, विद्रोह की भावना, तो फिर ऐसा देख के इन दोनों के अंदर विद्रोह की भावना आई। अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ अफेयर, जो वर्तमान परिस्थिति थी उसके अगेंस्ट विद्रोह करने की भावना हुई। एंड डिसीजन टू इम्प्रूव देम आर ऑल्सो कॉमन, और उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम इन सबको इम्प्रूव करेंगे, इस स्थिति को, ये भी इन दोनों में कॉमन है। दोनों ने ही बचपन में ही विद्रोह कर दिया था कि हमें स्थिति को सुधारना है और हम सुधार के रहेंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों कहानियों में बामा एक छोटी जाति से थी। ठीक है, उन्होंने देखा कि भैया हम लोगों को झुकना पड़ता है, बेगार करनी पड़ती है, इज्जत नहीं मिलती है, छू नहीं सकते बड़ी जाति के लोगों को, तो छोड़ो उन चीज़ों को भी नहीं छू सकते जो वे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके प्रति उन्होंने विद्रोह किया, उनके अंदर विद्रोह की भावना आई, बड़े होकर उन्होंने उसके खिलाफ बगावत भी करी। ऐसे जेड क्लास था। जेड क्लास उस कल्चर को, उस प्रेजुडिस, उस पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ी, जिसमें ये बताया गया था कि भैया यहाँ औरतें को कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, और वहाँ के नेटिव अमेरिकन को कैसे रहना चाहिए, ये रूल बनाए गए थे उनके लिए अंग्रेजों के द्वारा। देखो अभी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इट मे टेक लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेसिस्टेड, मतलब जो ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचार, जो अत्याचार कहीं हो रहे हैं उसको रोकने में टाइम तो लंबा लगता है। बट द सीड मतलब बीज, जो बीज है, रेबेलियन मतलब विद्रोह का, आर शोड बो दिया जाता है, सो मतलब बोना, वो बो दिया जाता है अर्ली लाइफ, छोड़ बचपन में ही, मतलब जो विद्रोह जो क्रांति जिन लोगों के अंदर होती है वो बचपन में ही उनके अंदर वो जाती है। हालांकि अत्याचार को रोकने में टाइम तो लगता है। डू यू अग्री दैट इनजस्टिस, जो अन्याय हुआ, इन एनी फॉर्म मतलब कोई भी अन्याय किसी भी फॉर्म में हो, कैन नॉट बी स्केप, बच नहीं सकता, बीइंग नोटिस इवन बाय चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से भी अगर कहीं अत्याचार चल रहा है तो बच्चे भी उसको नोटिस कर लेते हैं। ये बात सही है कि ऑपरेशन अत्याचार को रेसिस्ट करने में टाइम लगता है, रोकने में टाइम लगता है, लेकिन उसके खिलाफ जो विद्रोह के बीज हैं वो बच्चों के अंदर बचपन में ही भर जाते हैं, क्योंकि कहीं भी अत्याचार हो बच्चे भी उसे नोटिस कर लेते हैं। इन शॉर्ट बोला जाए कि बच्चे ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं बड़ों की तुलना में। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर। चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव, बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, एंड ऑब्जर्वेंट और समझदार होते हैं, देन एडल्ट बड़ों की तुलना में। दे सी देखते हैं, हियर एंड फील और महसूस करते हैं, फील एंड एक्सपीरियंस और अनुभव करते हैं, वॉट एवर हैपन्स अराउंड देम, जो भी उनके चारों तरफ हो रहा होता है वो उसे देखते हैं, सी करते हैं, हियर करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव भी, एक्सपीरियंस भी करते हैं, वॉट एवर हैपन अराउंड देम। दे आर क्विक टू नोट एनी डेविएशन मतलब यहाँ अंतर, कोई भी अंतर जो होता है नॉर्मल से वो तुरंत उसको नोटिस कर लेते हैं। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल और एनी एवरेशन, कोई भी अलग चीज़ होगी वो तुरंत नोटिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ बामा की बात हो रही, बामा फर्स्ट थिंक, पहले तो वो क्या सोचती हैं, द बिहेवियर ऑफ द एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी इज़ क्वाइट फनी, जब वो बेड़े लेके दूर दूर ऊपर से स्ट्रिंग से पकड़ के दूर दूर से ला रहा था तो वो बिहेवियर उन्हें पहले फ़नी लगता है। ही इज़ होल्डिंग द पैकेट बाय स्ट्रिंग एंड रनिंग विद ऑकवर्डली, बड़े अजीब तरीके से, ऑकवर्डली मतलब बड़े अजीब तरीके से दौड़ रहा था। बट वैन शी लर्न्स, लेकिन जब उन्हें पता चला द रीज़न ऑफ हिज बिहेवियर, उसके बर्ताव का कारण, कि वो इसलिए भाग रहा कहीं छू ना लें, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, नहीं तो बड़े लोग जिनके लिए ले जा रहा वो खाएंगे नहीं। बिहेवियर इन दैट पर्टिकुलर मैनर, हर इर मतलब होता है गुस्सा, तो उनका गुस्सा, हर अरोज्ड अगेंस्ट द क्रूअल मतलब निर्दय, तो उनका गुस्सा किसके खिलाफ भड़क जाता है, क्रूअल रिच अमीर, पीपल ऑफ अपर कास्ट ऊंची जाति के निर्दय और अमीर लोगों के खिलाफ, हु सेमलेसली एक्सप्लॉयट देम, जो उन लोगों का बड़े ही बेशर्मी से, सेमलेसली मतलब बेशर्मी से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, मतलब उनका शोषण कर रहे होते हैं बड़े ही बेशर्मी से। देम एंड
हीप ह्यूमिलिएशन, और उन पर लाद देते हैं, ह्यूमिलिएशन मतलब शर्मिंदगी, ऑन देम। शी इज़ रेडी टू रिवेल, वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, अगेंस्ट द ऑपरेशन, उस अत्याचार के खिलाफ, बाय स्नैचिंग अ पैकेट ऑफ बेड़ई फ्रॉम द लैंडलॉर्ड एंड ईटिंग देम हरसेल्फ। वो गुस्से में आ जाती हैं बचपन में, वो सोचती हैं कि अच्छा तुम्हें नहीं खाना, लाओ हम तुमसे छीन के खा लेते हैं। ये तो बामा की कहानी है। जिटकलासा टू सोज, वो भी बताती हैं दैट सी हैज़ द सीड ऑफ रेवेलियन, उनके अंदर भी विद्रोह के बीज बो गए थे, इन हर इवन एट द अर्ली एज, बचपन में ही। हर फ्रेंड जुडिन, उनकी जो फ्रेंड थी जुडिन, टेल हर दैट द अथॉरिटीज़ आर गोइंग टू कट देयर लॉन्ग हेयर, कि यहाँ की जो अथॉरिटी है स्कूल की वो उनके लंबे बाल काट देगी। शी सेज दैट दे हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, उनकी दोस्त कहती कि उन्हें हार माननी पड़ेगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। बट जिटकलासा रेबेल्स, वो विद्रोह करती हैं। सी डिक्लेयर्स दैट सी विल नॉट सबमिट, वो सरेंडर नहीं करेंगी, वो समर्पण नहीं करेंगी। ठीक है, वो समर्पण नहीं करेंगी, ठीक है, वो नहीं झुकेंगी, नहीं कटवाएंगे अपने बाल। तो यहाँ पे बामा और उनका पता चलता है कि बचपन में उनके अंदर विद्रोह के बीज बो गए थे। पहले उन्होंने देखा कि उनके कास्ट का एक व्यक्ति जो बेड़े ही लेके जा रहा है, उन्हें लगा कि तो ऐसे क्यों दौड़ रहा है, फनी लगा, वो मजाक लगा। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि अरे ये इसलिए कहे कि टच ना हो जाए, और अगर टच हो गया तो बड़े लोग खाएंगे नहीं, तो फिर वो विद्रोह आ जाता है उनके अंदर। वो कहते हैं अच्छा नहीं खाओगे, लाओ हम तुमसे छीन के खा लेते हैं, तुम्हें हमारे छुई नहीं खाना तो मत खाओ। देखो अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसमें तीन ही एक क्वेश्चन करने हैं हमको। बामास एक्सपीरियंस, बामा का जो अनुभव है, इज दैट ऑफ विक्टिम ऑफ कास्ट सिस्टम, वो काय किससे पीड़ित थी, कास्ट सिस्टम से, जाति प्रथा से। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किस प्रकार का पक्षपात, डज जिटकलासा एक्सपीरियंस डिपिक्ट, और जिटकलासा के अनुभव से कौन सा क्या कहते हैं पता चलता है डिस्क्रिमिनेशन। बामा तो जाति से प्रथा से थी, तो जिटकलासा किस चीज़ से पीड़ित थी। वॉट आर देयर रिस्पॉन्सेज टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशंस, और अपनी अपनी परिस्थितियों में उन्होंने क्या जवाब दिए, क्या किया। देखो, बामा इज़ अ विक्टिम ऑफ कास्ट सिस्टम, बामा पीड़ित थी काय से, जाति प्रथा से। एस सी हैज़ बीन बॉर्न इन अ दलित कम्युनिटी, क्योंकि उनका जन्म दलित कम्युनिटी में हुआ था। जिटकलासा इज़ अ नेटिव अमेरिकन, वो अमेरिका की मूल निवासी थी। हु फाइंड्स दैट द पीपल हु हैव ओवर पावर्ड का मतलब होता है हावी होना, कब्जा कर लेना, कि जिन लोगों ने उन पर कब्जा कर रखा है उनके देश पर, द नेटिव आर आउट ऑफ overpowered, the native are out to destroy their culture, वो क्या करना चाहते थे, नेटिव के कल्चर को ख़त्म करना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। शी नोटिस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमन, उन्होंने देखा कि पक्षपात हो रहा है किसके खिलाफ, अमेरिका के मूल निवासियों के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ। बोथ ऑफ देम रिबेल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सर्कमटेंसेस मतलब परिस्थितियाँ, दोनों ही विद्रोह कर देती हैं परिस्थितियों के खिलाफ। ठीक है, दे डू नॉट बो डाउन का मतलब होता है झुकना, वो नहीं झुकती हैं, दोनों ही जिटकलासा भी और बामा भी, टू देयर सिचुएशन, परिस्थिति के समय। दे स्ट्रगल हार्ड, वो बहुत संघर्ष करती हैं, स्ट्रगल हार्ड टू रिमूव मीन्स हटाने के लिए, द डिस्क्रिमिनेशन उस पक्षपात को, एंड अदर बैरियर्स और दूसरे बैरियर्स मतलब रुकावटों को, रेज्ड बाय पीपल इन पावर, जो ताकत में सरकार में लोग थे उन लोगों ने खड़े किए थे या जो ताकत में थे। देयर स्ट्रगल इज अगेंस्ट ऑपरेशन, उनका संघर्ष था अत्याचार के खिलाफ, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, जिनका ऑपरेशन क्या के खिलाफ था, अत्याचार के खिलाफ। प्रेजुडिस पूर्वाग्रह के खिलाफ। डॉगमा कि भाई ये छोटी सोच पहले से मान लिया। सुपरस्टिशन अंधविश्वास एंड इग्नोरेंस और अज्ञानता के खिलाफ, इन सब के खिलाफ उनका वो था आंदोलन। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों लेसन मैंने बता दिए हैं, अच्छे से 1 बाय 1 2 आंसर देखते चलो और इसे याद कर लो।